योग गुरु बाबा रामदेव ने जब रामलीला मैदान पर क्रांति का बिगुल फूंका था, तब उन्होंने दावा किया था कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने 3 सांकेतिक अनशन का ऐलान किया था, लेकिन इशारों में सरकार को अल्टीमेटम की तारीख बीती तो स्वामी रामदेव ने महाक्रांति का ऐसा ऐलान किया जिसका कोई और छोर अब तक नहीं दिख रहा। नजर आ रहा है तो सिर्फ महाक्रांति का कंफ्यूजन। नौ अगस्त को जब स्वामी रामदेव रामलीला मैदान पहुंचे थे, तब उन्होंने ऐलान किया था कि 3 दिन में अगर सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के सवाल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन की नई रणनीति का ऐलान कर दिया जाएगा। 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार ने अनसुना कर दिया और जब नई रणनीति के ऐलान की बारी आई तो योग गुरु ने बजा दिया महाक्रांति का बिगुल, लेकिन ये बताए बिना कि महाक्रांति होगी कैसे। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव का आंदोलन 9 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख से पहले जब स्वामी रामदेव ने रहस्यमयी शांति बनाए रखी, तब सबको यही लगा कि बाबा क्रांति की कोई नई लहर पैदा करने वाले हैं। आंदोलन के 3 दिन तक बाबा सरकार को अल्टीमेटम देते रहे। मुद्दा बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, आप जो नीचे ऊपर बैठे हैं ये और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो इस आंदोलन के साथ में हैं, व्यक्ति मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्था मुद्दा है और व्यवस्था बदलनी चाहिए और हम व्यवस्था को बदलेंगे। रामलीला मैदान से शंखनाद होता रहा कि अगर सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने का ऐलान नहीं किया तो योग गुरु सरकार को अनुलोम विलोम कराने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर देंगे। लोकपाल की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब इसके पूरे होने का वक्त आया है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के आंदोलन के 3 दिन अल्टीमेटम में बीत गए, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन का चौथा दिन शुरू हुआ तो बाबा ने सरकार को दी आखिरी चेतावनी। 3 दिन तक किसी नेता, किसी पार्टी का नाम लेने से बच रहे बाबा अब कांग्रेस पर कुपित हो चुके थे। आज शाम को 5 बजे कांग्रेस पार्टी जो जो पाप कर रही है और क्यों इस हिंदुस्तान को इंसाफ कर रही है, वो भी पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके बीच में रखेंगे। शाम हुई तो बाबा एक बार फिर मंच पर आए। सबको लगा कि अब योग गुरु सत्ता को शीर्षासन और कपालभाति एक साथ कराने की रणनीति बताने वाले हैं, लेकिन बाबा ने ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक बार फिर चलाया शब्दों का बाण। प्रधानमंत्री जी को अपनी राजनीतिक ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कल से फिर वह जन क्रांति होगी, वह महाक्रांति होगी और जो क्रांति रामलीला मैदान से होगी वही क्रांति का महाशंखनाद फिर हिंदुस्तान के हर घर घर में, गांव गांव, गली गली में 121 करोड़ लोगों तक गूंजेगा। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जो वादा किया वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। बाबा रामदेव ने अपनी ओर से महाक्रांति का बिगुल तो बजा दिया, लेकिन उनके ऐलान से ये असमंजस और गहरा गया कि अब रामलीला मैदान में योग गुरु की अगस्त क्रांति का क्या होगा। आखिर कितने दिन तक चलती रहेगी सरकार को हिलाने की ये रामलीला। कल से जेल जाएंगे, तुमको घर जाना और तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करना जो काले धन को वापस नहीं लाने दे रही। वापस जाओ और कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करें और उनको सत्ता से हटाओ। जी हाँ, इस तरह रुख बदलता रहा बाबा रामदेव का शाम तक। 4 दिन पहले यानी 9 अगस्त को जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में अपने समर्थकों के साथ उत्साही नारे लगाते हुए और झंडे फहराते हुए रामलीला मैदान में आए तो उनका सोच और सपना कुछ और होगा, लेकिन आज जब वो फैसला अभी नहीं ले पा रहे हैं तब उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक।
स्वामी रामदेव के आंदोलन में भीड़ की योग गुरु के समर्थकों के उत्साह पर खराब मौसम भी पानी नहीं फेर पाया है। लेकिन पंडाल में नारे लगा रहे लोगों में भी ये बेचैनी तो है ही कि आखिर अब रामदेव करेंगे क्या। स्वामी रामदेव कभी महाक्रांति और महासंग्राम की बातें कर रहे हैं तो कभी जेल भरो आंदोलन का इशारा, लेकिन किसी को न तो क्रांति की राह सूझ रही है, न ही इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि आखिर इस आंदोलन की मंजिल क्या होने वाली है। किसी का अनशन खत्म होने वाला। 4 दिन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव की मुहिम ने आंदोलन के हर रंग देख लिए। योग गुरु के समर्थकों का उत्साह पहले दिन छाया रहा, तो दूसरे दिन आंदोलन की भीड़ को देख लगा कि कहीं यह आंदोलन टीम अन्ना के अंजाम की ओर तो नहीं बढ़ रहा। तीसरे दिन तो और भी गजब हुआ। तूफानी बारिश में आंदोलन का तंबू उखड़ा तो स्वामी रामदेव के समर्थकों की सेना भी बेहाल नजर आने लगी। मौसम की मार और सरकार की बेरुखी से बेहाल होते आंदोलन में चौथे दिन भीड़ भी जुटी और स्वामी रामदेव को अच्छा खासा समर्थन भी मिला। हम चुप और मौन रहकर बैठने वाले नहीं हैं। हम उन भगवान राम कृष्ण और आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। जब तक तुम्हारी जड़ें नहीं उखाड़ देंगे तब तक लगे रहेंगे, क्योंकि बाप की जड़ें हैं। भारत माता की इंकलाब। कल तक बाबा रामदेव से दूर नजर आने वाली पूर्व टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने मंच से हुंकार भरी, तो सेना में भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करने वाले पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने स्वामी रामदेव के मंच से किसानों की आवाज बुलंद की। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मेरे से पहले कुछ लोगों ने कहा वो है हमारे किसान की भूमिका। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और पूरे देश का पोषण करते हैं। लेकिन जैसे आपको बताया 1995 से अब तक तकरीबन 2 लाख किसान भाई आत्महत्या कर चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे में एक किसान भाई अपनी आत्महत्या कर लेता है। लोकपाल और काला धन एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। इसी प्रकार इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन के लिए इस आंदोलन के भी एक सिक्के के 2 नेतृत्व हैं। एक ही उसके एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। एक तरफ हमारे बाबा जी, दूसरी तरफ हमारे अन्ना जी। आंदोलन की सफलता से खुश योग गुरु रामदेव ने महाक्रांति की हुंकार तो भर दी, लेकिन तब तक आंदोलन की दिशा और दशा दोनों गड़बड़ नजर आने लगी थी। आज किसी का अनशन खत्म होने वाला। अभी अनशन कहां खत्म होगा, इसकी घोषणा कल सुबह की जाएगी और वो भी हिंदुस्तान के लिए एक यादगार क्षण होगा। बाबा रामदेव ने जेल जाने का इशारा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जेल जाएंगे कैसे। क्या वो निश्चित समय के बाद भी रामलीला मैदान में डेरा डालकर सिविल नाफरमानी करेंगे या फिर आंदोलन को रामलीला मैदान से बाहर निकालकर जेल भरो आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। बात यदि समर्थकों को जुटाने की हो या फिर समर्थकों के उत्साह की, तो बाबा रामदेव इस टेस्ट में पास हुए। लेकिन इस अनशन से इस आंदोलन को कितना फायदा हुआ, ये सवाल उनके समर्थकों के साथ साथ उनके जहन में भी होगा, क्योंकि ना तो किसी ने उनसे बात की, ना ही ये बात आगे बढ़ी। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ धीरेन्द्र पुनेर, दिल्ली, आज तक। स्वामी रामदेव के आंदोलन से पहले जब जंतर मंतर पर टीम अन्ना ने लोकपाल के लिए डेरा डाला था, तब सरकार ने आंदोलन को कोई भाव नहीं दिया। इस बार सरकार वही रणनीति रामदेव के आंदोलन की हवा निकालने के लिए आजमा रही है। सरकार की बेरुखी का आलम यह है कि बाबा रामदेव की किसी भी मांग पर आश्वासन देना तो दूर, सरकार की ओर से कोई टिप्पणी तक नहीं की जा रही है। स्वामी रामदेव के तेवर नए नहीं हैं। जून 2011 से ही वो रामलीला मैदान के इसी मंच से काले धन और भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार को ललकार रहे हैं।
और यदि एफडीआई के वास्तविक मालिकों का नाम पता लगता है तो देश के बाहर जो इलीगल मनी इलीगल एसेट्स और देश के अंदर जो इलीगल मनी इलीगल एसेट्स जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए का, उसका सारा हिसाब किताब मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के बारे में, काला धन के बारे में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक सिक्के के दो पहलू। लेकिन बाबा जिन मुद्दों पर सरकार को जगाने के लिए हुंकार भर रहे हैं, उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टे पिछले साल जून में जो सरकार योग गुरु के आगे नतमस्तक दिख रही थी, वही अब स्वामी रामदेव की इस अगस्त क्रांति को तमाशा बताकर नजरअंदाज कर रही है। रामलीला तो हर वर्ष होती है ना, तो उसी तरह से जो लोकतंत्र में अलग अलग लोगों के अपने विचार होते हैं या अपनी अलग अलग निष्ठा होती है, उसका प्रदर्शन भी समय समय पर लोकतंत्र में होता है, हो रहा है और आम जनता के सामने हो रहा है। अब जनता अपना निर्णय इस पर लेगी। सरकार का ये लहजा स्वामी रामदेव के आंदोलन को लेकर और भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आखिर कौन नहीं जानता कि सरकार ने ऐसी ही बेपरवाही 25 जुलाई से शुरू हुए टीम अन्ना के जंतर मंतर वाले आंदोलन को लेकर भी दिखाई थी। उनका कहना है जन लोकपाल बिल जब तक पास नहीं होगा हम लोग अनशन करेंगे। अन्ना ने भी कहा कि 4 दिन का टाइम देते, अल्टीमेटम दिया अन्ना ने, उसके बाद अनशन जारी रखेंगे। इस वक्त तो सब लोग इस देश में, बहुत सारे लोग इस देश के रमजान है, रोजे रख रहे हैं और वो जब तक ईद का चांद नहीं होगा तब तक रोजे रखेंगे। ये भी अपना ईद के चांद का इंतजार करेंगे। एक साल के अंदर 2 बड़े आंदोलनों को लेकर सरकार के रवैये में आया ये बदलाव अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। टीम अन्ना को नजरअंदाज कर सरकार ने उन्हें राजनीतिक विकल्प की बात करने के लिए मजबूर किया और अब सबको साफ नजर आ रहा है कि बाबा रामदेव के आंदोलन की हवा निकलने के लिए भी सरकार उसी रणनीति पर अमल कर रही है और स्वामी रामदेव मजबूर हैं अपनी रणनीति बदलने के लिए। वहां जन क्रांति होगी, वहां महाक्रांति होगी और जो क्रांति रामलीला मैदान से होगी वही क्रांति का महाशंखनाद फिर हिंदुस्तान के हर घर घर में, गांव गांव, गली गली में 121 करोड़ लोगों तक गूंजेगा। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जो वादा किया वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। अब सबकी नजर सोमवार को स्वामी रामदेव के नए रण की नीति पर टिकी है और जहन में गूंज रहा है ये सवाल कि कहीं बाबा की महाक्रांति के ब्रह्मास्त्र से भी सरकार नहीं पसीजी तो क्या होगा महाक्रांति का। कहीं टीम अन्ना की तरह योग गुरु को भी तो नहीं ढूंढना पड़ेगा कोई नया विकल्प की भी जरूरत है। धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। स्वामी रामदेव जब रामलीला मैदान पर आंदोलन के लिए आने वाले थे तो सबको लग रहा था कि बाबा इस बार राजनीतिक विकल्प देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला पहले ही आजमा दिया अन्ना हजारे की पुरानी टीम ने और स्वामी रामदेव को कहना पड़ा कि रामलीला मैदान में आंदोलन होगा, राजनीति नहीं। अब 4 दिन में आंदोलन का रंग ठीक से नहीं जमा तो बाबा रामदेव राजनीतिक समर्थन लेने देने की बात तो छेड़ी, लेकिन यहां भी उनकी दुविधा साफ नजर आ रही है। क्या अन्ना की राह पर आगे बढ़ रहे हैं योग गुरु? सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये सवाल उसी दिन से सबके दिमाग में खटक रहा है जिस दिन से टीम अन्ना को जंतर मंतर से मजबूरी में अपना आंदोलन समेटना पड़ा और इसके फौरन बाद योग गुरु रामदेव ने लोकपाल और भ्रष्टाचार को अपना एजेंडा बना लिया। 2 अगस्त से पहले तक राजनीति से तौबा करने और राजनेताओं को कोसने वाले अन्ना और उनकी टीम ने थक कर हार मान ली कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अब राजनीतिक विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। मैं कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन देश की जनता के लिए पर्याय देने के लिए मैं राजी हो गया, क्योंकि वीके सिंह साहब और इन जैसे ज्येष्ठ लोगों ने कल अपील किया और मुझे बड़ा वो अच्छा लगा कि ये सब वरिष्ठ लोग कह रहे तो ये पर्याय देना पड़ेगा। रामलीला मैदान में आंदोलन की दूसरी पारी शुरू करने से पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी यही दावा किया था कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक होगा, रामलीला मैदान में कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन 4 दिन बाद ही स्वामी रामदेव भी राजनीतिक विकल्प ढूंढते नजर आए और वो भी मंच पर नेताओं की मौजूदगी में। सारी राजनीतिक पार्टियों का
काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करना होगा। और जब ये सारी राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों पर सहमत हो जाएंगी और आम सहमति से जब सब राजनीतिक पार्टियां, सबसे मेरा तात्पर्य जो कुछ जिनकी अभी भी कुछ नेक नियत है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां तो सब जगह हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उससे भी देश के उद्धार की उम्मीद बनी रह सकती है। यहाँ भी स्वामी रामदेव की दुविधा ही नजर आई। वो टीम अन्ना की तरह खुलकर राजनीति के मैदान में उतरने का ऐलान नहीं कर पाए, जबकि इससे पहले स्वामी रामदेव कई बार ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि योग गुरु की दुविधा क्या है। ये राजनीति के सवाल पर टीम अन्ना में मची फूट का असर है या फिर स्वामी रामदेव को पर्दे के पीछे मिल चुका है कोई नया विकल्प। वीरेंद्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। स्वामी रामदेव के आंदोलन में भीड़ तो पहले जैसी ही है, लेकिन तेवर बदले बदले से है। क्या ये सरकार की बेरुखी है या फिर आंदोलन से पहले टीम अन्ना के अनशन का अंजाम, जिससे बचने के चक्कर में बाबा रामदेव रोज नई रणनीति बना रहे हैं? जानकार मानते हैं कि बाबा रामदेव के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें आंदोलन अकेले दम पर चलाना है। उनके पास सैनिक तो बहुत हैं, लेकिन सिपह सालार नहीं। बाबा के साथ कौन कौन हाथ दिखाएंगे जरा? आपको मीडिया वाले हाथ उठा रहे हैं, इनके लिए भी जोर। बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में भीड़ तो जुटा ली, लेकिन आंदोलन में वो धार फिर भी नहीं दिखी जिसकी सबको उम्मीद थी। योग गुरु ने जब आंदोलन का ऐलान किया था तब उनका इरादा अन्ना हजारे को अपने मंच पर बुलाने का था। अन्ना ने इसकी हामी भी भर ली थी, लेकिन रामदेव की अगस्त क्रांति से ठीक पहले टीम अन्ना के आंदोलन का जो अंजाम हुआ, उससे भी रामदेव के आंदोलन की रौनक फीकी पड़ी। ये आंदोलन है गांव वालों का, ये आंदोलन है किसानों का। स्वामी रामदेव के सामने एक संकट ये भी है कि उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं जिसे जिम्मा सौंप कर वो आंदोलन की खुली अगुवाई कर सके। करीबी सहयोगी बालकृष्ण की गैर मौजूदगी रामदेव के लिए दोहरी मुसीबत बनी हुई है। वो जानते हैं कि जालसाजी के आरोप में जेल में बंद बालकृष्ण की आड़ में उन पर पलटवार हो सकता है, इसीलिए स्वामी रामदेव इस बार सत्ताधीशों पर खुला वार करने से भी हिचक रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ईमानदार कहा जाता है, तो हमने कहा कि उनको ढाल बना करके भी ये पार्टी कहीं बच न जाए, क्योंकि जब जब कोई मौका आता है तो ये प्रधानमंत्री जी को आगे रख देते हैं। इसलिए इस पार्टी के बाद हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिख दिया है, जिससे कि ये कह न सके कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। यदि वो ईमानदार है तो इन मुद्दों पर कार्रवाई करें। धन्यवाद भाई। स्वामी रामदेव को पता है कि इस आंदोलन में चेहरा भी वही है और चाणक्य भी। जो भीड़ रामलीला मैदान में नजर आती है, उसकी दिलचस्पी भी सिर्फ स्वामी रामदेव की बातें सुनने में ही है। स्वामी रामदेव के सामने संकट ये है कि लोगों का आंदोलन से मोह भंग होने से पहले उन्हें अपनी क्रांति की मशाल जलानी है, और वो भी लोगों के उत्साह की लौ ठंडी होने से पहले। वीरेंद्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक।